हेलो दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त कॉरपोरेशन इलेक्शंस का माहौल चल रहा है और वादों का सिलसिला, वादों का मार्केट जो है इस वक्त बहुत गर्म है। ऐसे में हमारे साथ आज एक ऐसे नेता है जो सिर्फ वादा नहीं करते, उन वादों को पूरा करते हैं और अपनी हर बात पे अटल खड़े रहते हैं। आज इन डेप्थ विद जैद में हमारे साथ जो है मुमरा के सीनियर कॉरपोरेटर सिराज डोंगरे सर है। तो आए उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और मुमरा को लेके उनके विजन के बारे में। सिराज सर, हमारे साथ ये एपिसोड शूट करने के लिए शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि आपका पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन कैसे लिया आपने? असल में मैं पहले से सोशल वर्क में था जी। उसके बाद में यूपी के अंदर एक बहुत बड़ा फसाद हुआ था। फसाद नहीं हुआ था बल्कि पीएससी की एक तरफा कार्रवाई हुई थी जी। वहां की जो पुलिस है, रिजर्व पुलिस है शायद, और उन्होंने वहां पर 60-70 लोगों को ट्रकों में भर के, वो एक नदी है, कोई हिडन नदी है क्या ऐसा नाम है उसका, उसके पास ले जाके बेवजह, कोई फसाद नहीं था, कुछ नहीं थी, और लोग गए, मुसलमानों को भरे, बच्चे और मर्द, उन्होंने ये भी नहीं देखी कि 15 साल का बच्चा क्या है, ट्रकों में भर के लेके गए नदी के किनारे और एक एक को उतार के शूट करते गए। तो ये सब देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि सियासत में जाना जरूरी है, मुस्लिम नौजवानों को आगे आना चाहिए और सियासत में जाकर सियासत के जरिए ही ये मसाइल हल हो सकते हैं। जी। सियासत को जो शजर ममनू समझकर जो दूर भगाया जा रहा है, हमारे बच्चों को दूर रखा जा रहा है, तो ये गलत है। और हमारे लोगों को, क्योंकि सियासत में जाना यानी सियासी ताकत हासिल करना, जी। तो उस ताकत के जरिए जो है आप बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, गलत कामों को रोक भी सकते हैं। सियासी ताकत जो है ये बहुत बड़ी ताकत जी। जमहूरियत के अंदर ये बहुत बड़ी ताकत है। और यही सोचकर मेरे जैसे बहुत सारे उस वक्त के नौजवान जो है उन्होंने सियासत ज्वाइन की। ये कभी की बात कर रहे हैं आप, किस साल की? ये है 85-86 की बात है। अच्छा, मतलब 19 कम्युनल हेट्रेड वो टाइम पे हो रहा था, उसने आपको मोटिवेट किया? ये जो वाकया हुआ था जी। उसके अंदर इस तरह का कोई फिरका वराना बात नहीं थी। जी। जैसा कि कुछ फसाद हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस ने आकर मुस्लिम नौजवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को, सबको ट्रकों में भर के ले जाके उस नदी के किनारे एक एक को उतारते थे, गोली मार के नदी में फेंक रहे थे। अच्छा सर, कैसा होता है कि इंडिया में स्पेसिफिकली अगर कोई एक कॉर्पोरेशन का छोटा सा इलेक्शन भी जीतता है या कोई पंचायत का इलेक्शन जीत जाता है तो उसके पास घर, बंगला, गाड़ी, करोड़ों रुपए आते हैं। आप 2007 से पॉलिटिक्स में हैं, आप आज भी हाई लेवल में? 2007 से नहीं, मैं 87 से हूँ। जी, ऑलमोस्ट 40 साल हो गया आपको जी। आप आज भी वही स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, उसके पीछे का क्या वो है, कहानी है? कहानी ऐसी है कि हम जिस समाज में, जिस माहौल में रहते हैं उसमें नुमाया होकर जीना, ये मेरे मिजाज के भी खिलाफ है। यानी उसी माहौल, जिस माहौल में है, जिस माहौल में हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसी माहौल का हिस्सा बन के रहना जो है वो ज्यादा अच्छा है। मैं आपको इसकी एक मिसाल और दूं कि बहुत छोटा था मैं, हमारे दादा को जो है उस वक्त फौज में, इंडियन मिलिट्री में कर्नल थे। अच्छा। और हमारे दादा के दोस्तों में से थे। तो लाइट तो आ गई थी, मगर वो बार बार गुल हो जाती थी कई कई घंटों। तो हमारे दादा को जो है वो मिलिट्री मैन, उनका भी नाम रामकृष्ण सिंह थे, राजपूत खानदान से थे, हरियाणवी। तो उन्होंने एक जनरेटर दिया था बड़ा। अच्छा। तो वो पड़ा रहा, ऐसे ही सड़ गया, मगर उसको दादा ने कभी चालू नहीं किए। जी। लाइट 2-2 दिन तक गायब रही। चालू इसलिए नहीं किए कि मेरे घर में रोशनी होगी और मेरे अपने लोग जो है वो अंधेरे में, तो उनको बात गवारा नहीं थी। अच्छा। ऐसे सड़ा दिए, मगर उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि मैं उन्हीं से सीख लिया हूं कि जिस समाज में है उसका जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, उसी को मेंटेन। खेतों में काम करने वाले हमारे यहाँ जब काम करते थे तो उनके दादा को पहचानना मुश्किल होता था। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल वही लेवल। अच्छा, तो मतलब आपने आपके दादा से ये सीख ली है कि जिनके साथ काम कर रहे हैं, जिस समाज में रह रहे, जिनके साथ में रह रहे, उनमें नुमाया होकर रहना जो है, और वही चीज मैंने उनसे। आप 2017 में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जो जीते थे, उस टाइम पे आपने
क्या मुद्दे उठाए थे और किन मुद्दों पे आपने जीत हासिल की थी? मुद्दे तो ऐसे कॉमन थे, कोई मेरा पर्सनल मुद्दा ऐसा नहीं था। ये छोटे मोटे जैसा इसका थाना के लिए जो है अपना खुद का कोई सोर्स नहीं है। हम मुंबई महानगर पालिका से या एमआईडीसी से पानी लेते हैं जी। जिसका हमको पैसा देना पड़ता है उसको, मगर वो पानी जो है एक लिमिटेड मिकदार में मिलता है। जितनी आज जरूरत है मुमरा को, मैं समझता हूँ कि उसका 70% भी हमको पानी नहीं मिल रहा। इसीलिए पानी का मसला ये जो रहता है, इससे पहले जो हुकूमतें थी, कभी कांग्रेस की थी, कभी शिवसेना की थी, उसके अंदर ये मामला उलझ के रह गया। हमको जो है आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले वर्ल्ड बैंक में उस वक्त खर्चे कम थे, आज तो हजारों करोड़ में गया। मेरे मालूमात के मुताबिक उस वक्त जो वर्ल्ड बैंक ने 1200 करोड़ रुपया अपने डैम के लिए देना चाहा था या सैंक्शन भी किया था वर्ल्ड बैंक ने, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भी देना चाह रही थी, मगर ये सियासत में उलझ गया मामला और वो आज तक नहीं हो सका। पोशरी धरण बोलकर एक जगह है, पूरा रिजर्व है वो, मगर उसके ऊपर कोई एकदम नहीं। और मुमरा में पानी का मसला आज भी बहुत बड़ा मसला है, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपके हिसाब से? ये हमारा अभी मैनिफेस्टो में हमारा ये मुद्दा रहेगा कि पानी के लिए जो है जी, हम उस डैम को तामीर करें, इसका हम इंसिस्ट करेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे। फिलहाल पानी का जो मसला है वो कुछ एमएलडी हमको बढ़ा के मिलने वाला है। हमारी बात हुई एमएडीसी में और सबने बात की, मंत्रालय में बात हुई, हमको जो है कुछ 10 एमएलडी और पानी बढ़ा के दे रहे हैं। सर एक एमएलडी कितना होता है, कितना लीटर होता है? ये 10 लाख लीटर होता है एक एमएलडी। अच्छा, तो जो है हमें 10 एमएलडी हमारा डिमांड था और उसको जो है उन्होंने मान भी लिया है। वो अभी फौरन तो 10 एमएलडी नहीं बढ़ा रहे जी, मगर हमारे जो है 2 वाटर टैंक हम लोग यहाँ पर बनाने जा रहे हैं स्टेडियम के पास। स्टेडियम के पास? हाँ, वो उसको मंजूरी भी हो गई, फंड का अरेंजमेंट भी हो गया है। अच्छा, वो 30-30 लाख लीटर की 2 टंकियां रहेगी। तो मतलब आने वाले वक्त में पानी का मसला कुछ हद तक सॉल्व हो जाए? कुछ हद तक सॉल्व मुकम्मल तो जब तक हमारा अपना डैम नहीं बनता जी, तब तक जो है ये मसले का आपके हिसाब से डैम बनने में कितना वक्त जाएगा अपने लिए? वो अभी जब उसका डिमांड इतने सालों से होने के बाद, वर्ल्ड बैंक ने लोन सैंक्शन करने के बाद, दिल्ली सरकार ने 800 करोड़ देने के बाद, यानी देने की बात करने के बावजूद भी अभी तक ये मसला, ये मामला जो है इस सियासत में उलझा हुआ है। आगे क्या होगा, अब आगे कितना वक्त लगेगा ये बोल नहीं सकते, मगर इसको जो है प्रायोरिटी पे हम लोग ले रहे हैं। जैसे आपने बताया कि पानी का मसला आपके मैनिफेस्टो का एक मुद्दा है, और किन मुद्दों पे आप आने वाला इलेक्शन लड़ेंगे? और असल में कारपोरेशन के जो यहाँ पर जो हमारे पास जो रिजर्व प्लॉट थे, जी, जैसे अभी गार्डन है, प्ले ग्राउंड है, कुछ स्कूल्स है, अभी उस तरफ आबादी जाएगी तो इंशाल्लाह जी, वो स्कूलें भी बनेगी और डीपी रोड है। अभी ये इलेक्शन अगर 8 दिन बाद अगर अनाउंस होता जी, तो मेरे ख्याल से रोड का काम भी चल, जो लिंक इससे जोड़ता है अपने वाइट जंक्शन पे, वाई जंक्शन से जो जो जोड़ता है, वहां से एमएम वैली होकर जो रोड आ रहा है, जी, तो ये वाइट शिमला पार्क वाला जो शिमला है, पार्क वाला रोड, तो इससे जो ये ट्रैफिक का मसला बहुत हद तक, कम से कम आज के हालात में तो ऐसा है कि उन्हें बहुत रिलीफ मिली हो, मगर वो इलेक्शन का आचार संहिता में तो कुछ कर नहीं सकते। तो मतलब एक पानी और एक रोड का मसला, जो ट्रैफिक का मसला है, मुद्दा जो है, जी, ये सॉल्व हो सकता है आने वाले वक्त। एक और जो मुद्दा होता है मुमरा में, स्पेसिफिकली मुमरा का कचरे का मुद्दा जो है, डंपिंग्स बंद हो जाती है तो उसके वजह से कचरा यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जिस तरह से पानी के लिए हम दूसरों पर निर्भर है जी, उसी तरह से कचरे का मामला भी है। हमारे पास थाना महानगर पालिका के पास जो है डंपिंग ग्राउंड अपना खुद का कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, ये टेम्परेरी, कभी उधर दीवा में डाल रहे थे, कभी टाइगर में डाल रहे थे, और कभी, यानी इसका दायमी हमारे पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत आवाजें उठाए, धरने, आंदोलन किए, मगर उसका कोई अभी तक नतीजा नहीं निकला। मगर ये भी जो है हमारे मैनिफेस्टो में है। अब जो है हम अपना आंदोलन के जरिए, हड़ताल के जरिए या किसी भी जरिए से हम इंशाल्लाह डंपिंग का मसला भी हल करने की कोशिश करें। मुमरा इतना बड़ा शहर है, मतलब 10 से 15 लाख से ज्यादा की आबादी होगी, डंपिंग नहीं मिलने का रीजन क्या है? पॉलिटिक्स है या कोई और रीजन है उस चीज के पीछे? सबसे बड़ा वजह तो पॉलिटिक्स ही है। जी,
अगर कारपोरेशन करना चाहे उसका रास्ता तो निकाल सकती। कौन सा ऐसा शहर है इसका अपना डंपिंग ग्राउंड नहीं है? जी। अरे कद बॉम्बे वालों का है, पूना का है, भिवंडी का है, कल्याण का शायद कुछ मसला है, मगर हमारा तो मसला ही यानी है ही नहीं हमारे पास। जी। पहले वो वहां पर डाल रहे थे थाना में, वो खाड़ी में, वो भी बंद कर दिए। मतलब आने वाले वक्त में हम पानी के लिए, रोड्स के लिए और कचरे के लिए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए मुमरा वाले आज भी लड़ रहे हैं। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि एक कोई अगर इलेक्शन 5 साल जीत गया, इलेक्शन के टाइम पे नेताजी बहुत अवेलेबल होते हैं, पर जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, नेताजी जीत गए, एक रैली होती है, उसके बाद अगले 5 साल के लिए वो गायब हो जाते हैं। आप अपने वार्ड के लोगों के लिए कितना अवेलेबल है? मेरा ऑफिस पे रहना जी। या मेरे गैर मौजूदगी में ऑफिस खुली रहना, जी। ये मेरे लिए ये अहम है कि मेरी ऑफिस खुली रहे और मेरा स्टाफ वहां रहे कि लोगों की जो भी मसला है वो सॉल्व करे। अब अगर मैं नहीं हूं तो नया जमाना है, मोबाइल और ये सब हर चीज सब दस्तयाब है। लोग मुझे फोन करके मेरे ऑफिस से अगर उनसे कुछ नहीं होता तो मुझसे पूछते हैं या क्या कैसा करे क्या करे, मैं बोल देता हूँ। ज्यादा वक्त जो है मेरा सुबह ही मैं रहता हूँ ऑफिस में, शाम में बहुत कम रहता हूँ क्योंकि मेरा भी कुछ थोड़ा कारोबारी मामला भी देखना। अच्छा, मतलब आप पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं? हाँ, वो बिजनेसमैन अगर है तो ही मैं पॉलिटिक्स कर सकता हूँ। अच्छा। वरना पॉलिटिक्स में तो सेवा है। जी। मतलब बिजनेस दाल रोटी के लिए है और ये पॉलिटिक्स सेवा के लिए है। हाँ हाँ। सर, आगे अगर आपके वार्ड वाले पूछते हैं कि आने वाले 5 साल में आपका वार्ड कैसे दिखेगा, तो आप उनको क्या आंसर दोगे? मेरा वार्ड तो मेरे ख्याल से मुमरा कौसा क्या कलवा से लेके इस अरे जितेंद्र आवाड साहब के हल्के में सबसे खूबसूरत वार्ड तो अपना ही है। जी। जिसमें स्टेडियम है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, लाइब्रेरी है और अभी कम्युनिटी हॉल का काम चल रहा है। डेवलपमेंट जो भी हुआ है कौसा मुमरा का, 90% डेवलपमेंट जो सिर्फ मेरे वार्ड में ही। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके उस तरह का रिजर्वेशन था भी नहीं वहां पर, तो अच्छा। और दूसरी बात ये है ना कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्रिकेट एकेडमी वो आ रही बिल्कुल शुरू होने पे, बस डिपो, मार्केट और एक ड्रामा थिएटर, इस तरह के जो है बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और ये इसमें अवार्ड साहब की मेहनत और कोशिशों को, उन्हीं की मेहनत और कोशिश है और इंशाल्लाह ये अनकरीब शुरू हो जाता है। मार्केट का काम तो शायद शुरू भी। आपके आवाड़ साहब जैसे हैं अभी, वो कलवा मुमरा दोनों के एमएलए हैं, तो उनका शेड्यूल तो बहुत बिजी होता होगा। आप उसमें उनके ध्यान में अपना वार्ड का प्रॉब्लम कैसे लाते हैं? क्योंकि उनको तो पूरा मुमरा कलवा देखना है। अगर आपके वार्ड में कोई इशू है तो आप उन तक अगर पहुंचे तो वो कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर पाते हैं आप? पहली बात तो ये कि हर काम में हमारे पीछे सरपरस्त बनकर वही है जी, मगर वो हम अपने काम कारपोरेशन से करवा लेते। मतलब जहां उनकी जरूरत होती है वो आ जाते हैं। जहां उनकी जरूरत होती है वहां आ जाते हैं। मुमरा आपके लिए क्या है? सिर्फ एक वार्ड है या आपका घर है? मुमरा तो घर है मेरा। मेरी यहाँ पर ये 10वीं 11वीं पुश्त है। 350 साल का तो हमारे पास यहाँ का रिकॉर्ड है मुमरा का। जी कौसर जी। मुमरा तो तभी कुछ था नहीं रेलवे स्टेशन के सिवा, यानी हमारे बचपन की बात बता रहा हूँ जी। तो मतलब मुमरा आपके लिए वार्ड से ज्यादा घर है? घर है मेरा। और मुमरा के लोग सब मेरे अपने, क्या पुराने क्या नए। आप जब 2017 में इलेक्शन जीते थे तो वो दिन याद करके बताइए कि आपने सबसे पहला काम क्या किया था और सबसे पहले आप उस दिन किससे मिलने गए थे? सबसे पहले मैं मेरी माँ से मिला था जी। कि 3 इलेक्शन जो है मैं कंटिन्यू हारा था जी। बहुत कम वोटों से आ रहा था। जैसे पहला इलेक्शन में 76 वोटों से आ रहा, दूसरा इलेक्शन कुछ 300 350 वोटों से आ रहा, और जब पैनल का इलेक्शन आया तो हम लोग 300 वोट से आ रहे थे। मगर जब पहला इलेक्शन जो जीता मैं 2007 का, वो यासीन भाई के सामने मैं इलेक्शन लड़ा था। यासीन भाई के सामने पहला इलेक्शन यासीन भाई के सामने लड़ा था, यासीन सुरमे साहब के सामने जो मेरे बहनोई भी है। अच्छा। उनके सामने मैं इलेक्शन लड़ा था, 76 वोटों से मैं हारा था। फिर नईम भाई के सामने लड़ा। फिर पैनल का इलेक्शन आया, मेरे साथ में सैयद अली थे, मेरे एक टीचर, और 3 का पैनल था तो हम हार गए थे 300 वोट से। उसके बाद में फिर चौथा इलेक्शन 2007 का मैं यासीन सुरमे साहब के सामने ही लड़ा था और एग्जैक्ट 76 वोटों से वो हारे थे। तो मतलब जितना पहले आपको हराया था तो नहीं आपने हरा लिया, इतनी मार्जिन से, एक इत्तेफाक है। आपने बताया कि यासीन सुरमे जो थे वो आपके बहनोई थे जी। आप अपने बहनोई के खिलाफ खड़े हो गए थे, बहन ने मारा नहीं आपको?
बहन भी तो मुझसे 1 साल छोटी होगी। और ये नहीं था, वो अलग माहौल था। और मैं यानी बागी तबीयत का हूँ। जी। उस सिस्टम के खिलाफ मैं आया था मैदान। जी। वो सिस्टम ही मुझे पसंद नहीं था कि लोगों के पास जाकर लोगों के वोटों से जीतते हैं और फिर उन्हीं लोगों को अलग नजर से देखना कि हम अलग है, ये अलग है, जी। हम कुछ स्पेशल है। तो ये बात मुझे खटकती थी और मैं इसके खिलाफ हमेशा रहा। मैंने बगावत मुमरा कौसा के अंदर अगर सिस्टम के खिलाफ बगावत वो मैंने ही की। जी। मैं सिस्टम के साथ कभी नहीं चला, गलत देखा उसकी मुखालफत। आज तो आप ही सिस्टम है वार्ड 30 का। जी, तो ठीक है, जो भी असल में अभी फिलहाल जो है हाथ में जो जी। 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे कारपोरेशन के, यानी अभी शुरू करेंगे, शुरू होने वाला है। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स? एक कम्युनिटी हॉल का तो चल रहा है जी। और अभी एक जो 30 लाख लीटर की जो है वो टाकियां वाटर बनने टैंक्स वाली आनी है। हाँ, ये इसका काम इंशाल्लाह इलेक्शन बाद शुरू हो जाएगा। इसको मंजूरी मिल गई, फंड का भी अरेंजमेंट हो, ये अवार्ड सब मेहनत है। वार्ड नंबर 30 के लोगों के बारे में आपको क्या पसंद है? वार्ड नंबर 30 के लोग जो है वो एक 2-3% लोगों नए आए, वो पुराने चले गए, इससे ज्यादा नहीं। वार्ड जैसा था वैसा ही है, वही हदबंदी है। हाँ, थोड़े एक 5-7-10 हजार वोटर बढ़ गए। तो इन्हीं लोगों ने तो मुझे 2017 में मुमरा कौसा में सबसे बड़ी लीड, कितने वोट से जीते थे आप? हमने 3010 वोट की लीड थी मुझे। अभी मतलब कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना लीड से आप जीतेंगे आपकी बार? अब की बार मेरा ऐसा अंदाजा है, या लोगों का भी मेरा अंदाजा चूक भी सकता है, लोगों का ऐसा अंदाजा है 12-13 हजार वोट, मतलब 4 गुना वोट से आप जीतने का बोल रहे हैं कि आप जीतेंगे इस बार? जी। इंडिया- 12-13 हजार की लीड नहीं होगी, 12-13 हजार वोट आएंगे। लीड देखते हैं। अभी हालात जैसा अभी मेरे सामने जो है माइंड, पहले जितनी स्ट्रांग थी 2017 में, आज वो नहीं है। और फिर हमारे सामने जो है हमसे टूट के गए हुए लोग जो है वो है तीसरी पार्टी। अच्छा। 3 ही है, बाकी और कौन आ सकता है अभी पता नहीं है। फिलहाल 3 लोगों का ऐसा लगता है कि ये 3 ही रहेगी, हो सकता है चौथी भी कोई आ जाए। आपका जो MIM का या कोई भी कंपटीशन है, आप उससे एक मैसेज देना चाहेंगे तो क्या देंगे? कि इलेक्शन जो है इलेक्शन की तरह होना चाहिए। जैसा भी सुन रहे हैं हम लोग, बातें तो आते रहती कान पे कि हम सिराज का ये करने वाले हैं, हम वो करने वाला और नहीं करना ये तुम्हारे हाथ में नहीं, हो अल्लाह के हाथ। धमकी आ रही है मतलब? हाँ, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे ऑफिस पे भी पिछले साल 1-1.5 साल पहले मेरे ऑफिस पे भी हमला किए थे उन्होंने। अच्छा। आपको डर नहीं लगता? आप भी तो फैमिली वाले हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जान के लिए आपको कभी डर नहीं लगता? ये डर का क्या, मेरे ऊपर 92 में जानलेवा हमला हुआ था, अच्छा। फायरिंग हुई थी, बाल बचा था मेरे सर पर से जो है 2 इंच ऊपर से गोली गई थी। अच्छा। डरने का क्या, अगर डर होता मुझे तो मैं आया ही नहीं होता। जी। बगावत का झंडा जो है सबसे पहले मैंने उठाया था। जी। बड़े बड़े तवंगर थे, मैं किसी की हिम्मत नहीं हुई वो उस सिस्टम के खिलाफ बात करने की, मैंने किया था। बाद में फिर लोग जुड़ते गए। अशरफ मुलानी साहब थे उस वक्त, हमारे बहुत बड़े वकील है, उस वक्त के मेरे साथी। सैयद अली अशरफ साहब उस वक्त के मेरे साथी। बस स्ट्रगल करके आए हम। जैसे इंडिया का माहौल है अभी, पॉलिटिक्स जो है सिर्फ हेट फैलाते हैं पॉलिटिशियन, कि मतलब नफरत की राजनीति कर लो, धर्म की राजनीति कर लो। आप उससे कितना सहमत हैं? आप उसके कितने खिलाफ? धार्मिक होना एक अच्छी बात है, पर धर्म की राजनीति जो है वो नफरत फैलाने वाली अगर है जी। तो ये बहुत गलत है। अब धर्म की राजनीति, ये जो बोल रहे हो धर्म की राजनीति नहीं कर रहे वो लोग, धर्म का नाम लेकर सिर्फ नफरत फैला रहे और इनमें धार्मिकता कुछ भी नहीं है। न ये लोग धर्म को मानते, नाम किसी और का लेते हैं मगर फायदा अपना लेते हैं। धर्म का नाम तो लेते हैं और फायदा सिर्फ अपने समाज का करते हैं, हिंदुओं का कोई फायदा नहीं करते। ओके। मुसलमानों को तो छोड़ो, हिंदुओं को कोई फायदा नहीं करते, हिंदुत्व के नाम पे अपने समाज का फायदा कर रहे हैं। क्योंकि अब बेरोजगार जो हो रहे हिंदू ही है, मुसलमान का सरकारी नौकरी में, जी। प्राइवेट सेक्टर में भी कहाँ है, बड़ा इनाम ही है 2% 5%, और सरकार में तो है ही नहीं। पहले सुनते थे कि 2% है, अभी रेलवे का भी रिपोर्ट आ गई कि 1.5%। जो सबसे ज्यादा जो हमको नौकरियां मिली है, जो हमको नुमाइंदगी मिली वो रेलवे में, उसमें भी 2% से भी नीचे आ गए। तो आप फिर दूसरे जैसे पुलिस है, मिलिट्री है, या जो कुछ, हम तो 1% के अंदर ही है सब। आपको क्या लगता है मुमरा की जो पॉलिटिक्स है उसमें अभी भी इंसानियत है या सिर्फ दिखावा चल रहा है? नफरत की राजनीति मुमरा में कितने तौर पे फैल चुकी है?
नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मुमरा कौसा में वो चीज नहीं मुझे देखने में नहीं मिली। तो थोड़ी बहुत तो चलते रहती है वो जी। अपने इनफरादी अपने फायदे के लिए कुछ भी किसी ने कुछ कर दिया, मगर इस तरह का माहौल नहीं कि कोई हिंदू में। अभी छोटी सी मिसाल है ना, राजन केनी साहब जो है जी। मुसलमानों के वोट से जीतते हैं। अच्छा। खुद हमारे एमएलए जो है और साहब। अवार्ड साहब, वो तो मुसलमान नहीं है, जी। मगर मुसलमानों ने जो है एक मुस्लिम को हरा के उनको जीता है। अच्छा। तो एक अच्छी मिसाल कायम की उन्होंने। उम्र में मतलब जो काम करेगा वही जीतेगा। जो काम करेगा वो जीतेगा। कोई एक ऐसा क्रिटिसिज्म जो आपको लगता है कि मुझे ये सॉल्व करना है जो लोगों ने आपको दिया है? तो फिर है वो पानी का मसला, जी। और इसके लिए हम लोग भरपूर कोशिश करें, जिस हद तक भी जाना पड़े जाएंगे, मगर लोगों को हमवार करेंगे। पानी का जो मसला है इसको हल करने की 101% कोशिश करेंगे। अगर आज अभी इस वक्त आप अपने वोटर्स से बात करना चाहें, वार्ड के वोटर के लिए या ममरा के जो आम वोटर्स हैं उनके बारे में, उनसे आप क्या बात करना चाहेंगे वो बता दीजिए कि वोट किन मुद्दों पे करना है या किसे करना है, जो भी आप उन्हें कहना चाहें। मैं तो ये कहूंगा, जिस तरह से आपने पिछली बार 2017 में जी। हमें जिताया था, मुमरा कौसा में सबसे बड़ी लीड थी हमारी, जी। उसी तरह का साथ दे हमें। रहा मामला काम का, तो जितना भी हो सकता है हमने करने की कोशिश की। कुछ में कामयाब हुए, कुछ काम ऐसे थे जो फंड की वजह से रुके, या बस इसी तरह का मामला है, और कोई बड़ी वजह नहीं है। अक्सर तो काम हो ही गए। और दूसरे है छोटा, अभी एक स्कूल है, एक इमारत में बहुत सारी स्कूल, जी। मगर हम अभी चाह रहे हैं स्कूलों की इमारतें जो है वो और भी, ये स्कूल जो है एक 4 हिस्सों में बट जाए, उनकी अपनी इमारत, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर ज्यादा है, और उससे ये होगा कि बच्चों को जो दूर से आना पड़ता है, तो जितना खर्च हो रहा है इनका, उतने खर्च में तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। जी। जिस तरह से गरीबों को फायदा पहुंचना चाहिए, सरकारी स्कूलों में तो, कारपोरेशन के स्कूलों में तो गरीब तबके के लोग ही पढ़ते हैं, तो उनको आना जाना जो है, अगर 2 बच्चे आ रहे हैं तो रोज का जो है 50-60 रुपया तो उनके आने जाने में लग जाता है। जी। तो वो एक गरीब के ऊपर एक बोझ होता है। हम चाहते हैं कि छोटी इमारतें बने, तो उस इलाके में बने कि जिससे वहां के बच्चे उससे फायदा उठा सकें। जी। शुक्रिया हमें अपना इलेक्शन के वक्त में ये वक्त देने के लिए। हम जानते हैं आप बहुत बिजी है, फिर भी आप वक्त निकाल के हमारे साथ बात करने, अपने ओपिनियंस रखने आए, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का एपिसोड जो है आपको पसंद आया होगा और आपको इस एपिसोड से बहुत सी चीजें सीखने मिली होंगी। ऐसे और भी एपिसोड्स हम लाते रहेंगे, इसके लिए आप हमें फॉलो करें। थैंक यू।